प्यारे बच्चों, आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड द्वारा वार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो मॉडल पत्र दिया हुआ है क्लास 8 गणित का, उस पर चर्चा करेंगे और उसको विस्तार से हम लोग समझेंगे कि आखिर कौन-कौन सा प्रश्न इस मॉडल सेट में तैयार किया गया है और इसे कैसे बनाया जाता है, इसको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश में लिखा है कि कुल 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का इसमें चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर शुरू होता है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह अनंत तक जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा गया है तो 0 आंसर होगा। अगर इसी में सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा जाता तो आंसर हमारा 1 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 पर में लिखा हुआ है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए, व्युत्क्रम क्या होता है, कोई भी संख्या है, मान लिया ये संख्या 5 है। 5 में अंश का मान 5 है और हर के रूप में हम लोग कह सकते हैं इसमें 1 लिखा हुआ है। अगर हर और अंश को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो वह इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। यानी हम 5 को हर के रूप में इसमें लिख देंगे और अंश के रूप में 1 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर अंश के रूप में हमारा 5 था, इसको हर के रूप में लिख दिए, और हर के रूप में 1 था, इसको अंश के रूप में लिख दिए। तो 5/1 यानी 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि 5/1 और 1/5 दोनों को गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि 5/1 का व्युत्क्रम 1/5 है। तो प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन नंबर 4 यानी 1/5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 19 का वर्ग क्या होगा? तो वर्ग किसे कहते हैं? कोई भी संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं? तो किसी भी संख्या, यानी मान लेते हैं 5 का वर्ग हमें निकालना है, तो 5 को 2 बार गुना करना है, मतलब 5 को 5 से ही गुना करना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 25। तो 25 क्या हुआ? 5 का वर्ग होगा। तो प्रश्न संख्या 3 में 19 का वर्ग पूछा है, तो 19 गुना 19 करेंगे तो हमें 361 प्राप्त होगा। यानी 19 का वर्ग क्या होगा? 361। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा है, अगर हम इसे ऑप्शन से बनाना चाहें तो देख सकते हैं कि कोई भी संख्या है, जो संख्या का स्क्वायर करने पर 900 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि 900 का वर्गमूल वो संख्या होगा। तो आप 35 का वर्ग करेंगे तो 900 नहीं आएगा, 40 का वर्ग करेंगे तो 1600 आ जाएगा, 27 का वर्ग करेंगे 729 आ जाएगा, 30 का वर्ग करने पर 900 आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 30, मतलब पहला नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 का घन क्या होगा? घन का मतलब है किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना, मतलब 11 गुना 11 गुना 11 इसे करेंगे तो 1331 प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आते हैं। 8/27 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 8 का घनमूल आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि कौन संख्या का घन 8 होता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में 2/3 लिखा हुआ है, तो 2 का घन 8 होता है, यानी पहला नंबर मेरा सही हो सकता है। तो हम आगे और चेक कर लेते हैं। तो 2 नंबर में लिखा है 3/2, ये 3/2 लिखा है, तो 3 का घन करने पर 8 नहीं आता, 3 का घन करने पर 27 हो जाता है, क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 27 होता है। उसी तरह 4 का घन करने पर 4 चौक 16 चौक 64 आ जाता है।
चौथा ये दोनों आंसर मेरा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 पर आते हैं, 2 का घन। 2 का घन 8 होता है, ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन अब हर को चेक करते हैं। 27 जो है कौन सी संख्या घन है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 3। 3 का घन, क्या 3 का घन 27 होता है? मतलब 3 गुना 3 गुना 3 करने पर 27 आएगा। तो जी हाँ, ये 27 आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 5 का क्यूब मतलब 5 का घन का सही मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो इसमें गुना करने पर कितना प्राप्त होगा? 125। यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि x पावर 0 का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, उसका जो पावर है मतलब घात, अगर 0 के रूप में हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। यानी 5 पर पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, तो 2 पर पावर 0 का भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह x पर पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 8 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देते हैं। एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप, चलिए हम एग्जाम्पल के रूप में मानते हैं 52। क्या 52 को हम किस तरह लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसे 10 गुना 5 और जोड़ 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि दाही के रूप में आपके पास 5 है। तो 10 गुना 5, दाही का मतलब 10 होता है। 10 गुना 5 प्लस जोड़ 2 लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास 52 है। 10 गुना 5 जोड़ 2 52। ठीक है। तो आपके पास जो संख्या दी हुई है ए बी के रूप में दी हुई है, तो आप देखेंगे इकाई के रूप में बी है, दहाई के रूप में ए है। तो दहाई को हमेशा 10 से गुना किया जाता है, मतलब 10 ए। 10 गुना ए मतलब 10 ए प्लस बी। तो इस तरह का ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कौन संख्या 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य होने के लिए किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एक संख्या लेते हैं 123, तो आप इसके तीनों अंकों को जोड़िए। ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, तीसरा अंक। तो 3 2 6 5, 3 2 5 और 1 6, तीनों अंकों को जोड़ने पर 6 प्राप्त हुआ। क्या 6 3 से विभाज्य है? तो बोलेंगे हाँ 6 से विभाज्य है। तो हम कहेंगे 123 जो है 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं पहला जो ऑप्शन है 120 है। 120, इसके तीनों अंकों को जोड़िए तो आप 0 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 हो रहा है अंकों का योग। अतः यह 3 से विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में एक पदी व्यंजक यहाँ पर हम लोग पहचानते हैं इसको। पहला नंबर दिया है x प्लस वाई, तो x अलग है और y अलग है, तो यह एक पदी व्यंजन नहीं है, व्यंजक नहीं है, ये द्विपदी है। ऑप्शन नंबर 2 2xy, इसके साथ ना जोड़ में कुछ जुड़ा हुआ है या घटा में कुछ घटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा एक पदी व्यंजन होगा। फिर आगे देख लेते हैं। हालांकि ऑप्शन नंबर हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा, लेकिन फिर भी हम लोग 3 नंबर को चेक करते हैं। इसमें देखिए x अलग है और y अलग है, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, अतः ये दो द्विपदी व्यंजन है। उसी तरह ऑप्शन नंबर 4 में 2 प्लस एक्स लिखा हुआ है, 2 अलग है और x भी अलग है, तो यह भी द्विपदी व्यंजक है। ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 नंबर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? तो आप देख रहे हैं कि एक्स वाई में कौन सी संख्या गुना की हुई संख्यात्मक गुणांक पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि -2 गुना किया हुआ, यही ना संख्या है। तो -2 आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 में -2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देते हैं।
ये स्पष्ट रूप से एक फार्मूला लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, क्लास 5-6 में ही पढ़ चुका है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर है, 2 बार लिखना है इसको। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्या 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ चुका है, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी। यहाँ पर ए का वैल्यू एक्स है और बी का वैल्यू 3 है, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 होगा। फॉर्मूला के अनुसार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसलिए एक्स प्लस 3 एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स 3x प्लस 2 इजकल टू 5 दिया हुआ है, तो आप 2 को राइट साइड में भेज देंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 3x इजकल टू 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3/3 इंटू, मतलब इसका मतलब हो गया 3/3 का वैल्यू 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसे हम लोग इसे भी इस तरह भी बना सकते हैं कि x का चूंकि वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें से चारों में से कोई भी एक वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि x का मान अगर रख देंगे x के जगह पर, तो बराबर जो समीकरण दिया हुआ है उसको सही साबित कर देगा। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है 1, उसको पुट करते हैं। लिखा हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, लिखा हुआ है, ये समीकरण है मेरा। x का वैल्यू हम लोग ऑप्शन नंबर 1 से 1 को लेते हैं, तो x का मान क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे और जोड़ 2 लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 3 और जोड़ 2 दोनों मिलाकर क्या मिल रहा है? RHS को बराबर दिखा रहा है, मतलब प्रूव कर रहा है कि दोनों बराबर है, LHS और RHS सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 15 का 1 नंबर में आंसर होगा। आप इसी तरह ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 को चेक कर लीजिएगा, दोनों बराबर नहीं आएगा, LHS और RHS बराबर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा? देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये तीनों ऑप्शन इस तरह का क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना उचित प्रतीत होता है। तो पहला ऑप्शन लोग देखेंगे, 3 लगातार पूर्णांक का बात कर रहा है, मतलब लगातार संख्या। देखिए आप 15 ऑप्शन नंबर 1 का बात करें तो 15, 16 और 17 दिया हुआ है। तो अब इन तीनों को जोड़िए, योगफल का मतलब होता है जोड़। तीनों को जोड़िएगा तो 7 और 6 इकाई अंक कुछ पहले जोड़िए। 7 6 13 5 18, 18 इकाई अंक 8 होना चाहिए, जबकि हमारे पास 51 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं। तो 8 7 15, 15 6 21, इकाई में एक आ रहा है और हासिल के रूप में 2 बचा है। यहाँ पर 1 जोड़ 1 18 का 1 है ना, और 18 का दाही अंक 1 है, 17 का भी दाही अंक 1 है और 16 का भी दाही अंक 1 है। तो 3 और उधर हासिल में 2 था, 3 2 5, मतलब 51 आ गया। तो ऑप्शन से जब बन रहा है तो फिर क्यों हम लोग वैसा ट्राई करेंगे। चलिए, इसलिए 16 का 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, 40 का कितना प्रतिशत 16 है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 16 40 का कितना प्रतिशत है? इस तरह हम लोग लिखेंगे, 16 40 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत बदलने के लिए आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि 100% से गुना किया जाता है। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे।
2 पच्चे मतलब 20 पंचे 100 और 20 दूनी 40। 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, तो 8 गुना 5 कितना हो जाएगा 40%। तो ऑप्शन नंबर 3 40% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में लिखा है 50 आमों के समूह में 60% आम पके हुए हैं। पके हुए आम 60% और पके हुए आम की संख्या निकालना थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 50 आम थे, उसका 60% पक गए हैं, तो 50 का 60%। आप एक जीरो यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो 6 पंचे 30, 30 मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में कह रहा है यदि x का मान 1 और y का मान -2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना 1, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू -2, -2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर, -2 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। इसमें माइनस नहीं आएगा। कोई भी संख्या का माइनस मतलब ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर करने पर वो धनात्मक हो जाता है। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 जोड़ 1 क्या हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी में 5 है, ये सी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, 7 के घन का इकाई अंक। घन 7 का घन करेंगे तो अब देखेंगे 7 ही 7 49, 49 सत्ते 49 में इकाई अंक 9 है और यहाँ 7 9 सत्ते 63, इकाई अंक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या है। बट्टा दिया जाता है मतलब छूट दिया जाता है, 10% का छूट दिया जाता है, तो यानी अंकित मूल्य का 90% में बेचा जाता है, सिंपल सी भाषा में। तो 2000 रुपया हमारे मतलब कि अंकित मूल्य है, इसका 90% आप निकाल दीजिए, 90% निकाल दीजिएगा तो ये डबल जीरो या यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 2 को जीरो, 1800 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1800 रुपया। क्वेश्चन नंबर 22, 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पैसा है एक तरफ और दूसरी तरफ रुपया है, आप दोनों को एक यूनिट में मतलब एक मात्रक में चेंज करना पड़ेगा। तो 75 पैसा को 75 हमने रहने दिया और 2 रुपया को हम लोग पैसा में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपया में 200 पैसा होगा, ये 200 पैसा होगा। इसका अनुपात निकालने बोल रहा है, इसलिए हम लोग बटा में लिखे हैं। तो 75 और 200, इसको 25 से काटिएगा, 25 दिया 75, यहाँ 25 चौके 100 होता है, यहाँ 200 है, तो 4 दूनी 8 बार में ये कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3/8। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान देते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या मान लेते हैं 1 और 2, इसके बीच की परिमेय संख्या आपको पूछ रहा है। अगर आप भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके बीच में 1.1 है कि नहीं, क्या ये परिमेय संख्या है। जी है। परिमेय संख्या का मतलब होता है अंश बटा हर के रूप में होना और हर का वैल्यू 0 नहीं होना। तो अब देखिए क्या 1.1 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, मतलब 11/10, कितना आएगा 11/10। क्या यह परिमेय संख्या नहीं है, क्या 1 और 2 के बीच में नहीं है। हाँ बिल्कुल है। अगर हम लेते हैं 1.5, तो ये भी तो 1 और 2 के बीच में है। अब दशमलव हटाइए तो नीचे आएगा, हर के रूप में 10 आएगा, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2। तो 3/2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हर के रूप में 0 नहीं होना चाहिए, हर के रूप में हमारे पास 2 है। इसी तरह 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.112, 112, 1.13, 1.14, इस तरह अनेक संख्याएं हो सकती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है किसी एक संख्या के वर्ग का मान अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। तो अगर हम लोग पहला नंबर चेक करें तो 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो पहला नंबर ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये कुल मिलाकर 5 हुआ और इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जा रहा है। तो ये इसका मतलब ये 1 नंबर मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं, 2 3 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 4 13। फिर 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 13 और 16 दोनों बराबर आपस में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी मेरा गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं, इसमें 6 8 और 10 दिया हुआ है, तो हम करेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों जोड़ने पर आ जाएगा 100। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या उसमें दिया है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आता है आपके पास 100। देखिए दोनों बराबर हो जा रहा है, पहली दो संख्याओं का वर्गों का योग और एक अन्य संख्या के वर्गों के बराबर है, मतलब सबसे बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो जा रहा है, तो ये पाइथागोरस त्रिक होगा, यानी 24 का 3 नंबर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह 360 रुपये में उपलब्ध है। बट्टे की राशि ज्ञात करना है, बट्टे का प्रतिशत राशि नहीं ज्ञात करना है, बट्टे का प्रतिशत नहीं ज्ञात करना है, राशि ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे तो दोनों में माइनस कर दीजिए, सिंपल सा। तो 360 है और 450 रुपये अंकित मूल्य है, दोनों घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 90 रुपये, 450 माइनस 360, 90 रुपीज़ इसका आंसर। प्यारे बच्चों, हम लोग 26 नंबर को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 रुपया में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे? तो 64 रुपया और इधर 144 रुपया, दो बार चूंकि रुपये का जिक्र है, इसलिए हम लोग एक एक नियम जब बनाएंगे तो रुपया को पहले जिक्र करेंगे। हम लोग ऐसा लिखेंगे 64 रुपया में कितना पेंसिल खरीदे जाते हैं? 16 पेंसिल। 64 रुपये में 16 पेंसिल, तो 1 रुपया में कम पेंसिल खरीदेंगे हम लोग। तो कम कैसे होगा? 16/64 होगा, इतना पेंसिल हम लोग खरीदेंगे। अब चूंकि मेरे पास 144 रुपया है, तो ज़्यादा पेंसिल खरीदेंगे ना, तो इसको 144 से हम लोग गुना करते हैं, तो 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदेंगे? तो इतना 16/64 गुना 144, इसको सॉल्व कीजिए। 16 चौके 64 4 बार में कट जाता है और 4 से 144 को कटा दीजिए, 4 दिया 12, 2 बचा 24 हो गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 36 बार में, ये 36 बार में कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 36। 27 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो 39 व्यक्ति सॉरी 39 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए 45 व्यक्ति है, 13 दिन में काम कर रहा है, तो 39 व्यक्ति तो घट रहा है ना, व्यक्ति कम हो गया, पहले 45 व्यक्ति था, 39 व्यक्ति काम कर रहा है, तो व्यक्ति तो घट गया, यानी समय ज़्यादा इसको लग जाएगा काम करने में, समय ज़्यादा लग जाएगा, मतलब 12 दिन तो मेरा आंसर नहीं होगा, तो 13 दिन से ज़्यादा ही लगेगा, 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा या 18 दिन लगेगा, चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में, तो एक व्यक्ति को काम करने में कितना दिन समय लगेगा? 45 गुना 13, एक व्यक्ति को कितना दिन लग जाएगा? 45 गुना 13 दिन लग जाएगा। अब 39 व्यक्ति है, तो 39 से डिवाइड हो जाएगा, 13 तिया 39, तो 3 से कट जाएगा, 45 कितना बार में? 15 बार में, इसका आंसर हो जाएगा 15 3, ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन को और भी तरीका से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28,
वर्ग के सभी बाही कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? तो प्यारे मित्रों, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, चाहे त्रिभुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, कोई भी बहुभुज हो, चाहे पंचभुज हो, अगर किसी भी बहुभुज के बाह्य कोनों की बात करेगा, उसका योग पूछा जाएगा तो वो हमेशा कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ हमें वर्ग का बाह्य कोण पूछा है, तो वर्ग का बाह्य कोण देख लीजिए ऐसे, ये हमारा वर्ग है, इसका बाह्य कोण है। यहाँ 90 डिग्री अंदर में होता है, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये अंदर में 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो 90, 90, 90 और 90, 9 चौक 36, यानी 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT गुना 100। PRT गुना PRT बटे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। तो P मूलधन को बोलते हैं, मतलब उधार ली गई राशि, और R रेट को बोलते हैं, दर को, और T बोलते हैं टाइम को। यह फॉर्मूला है SI का, सिंपल इंटरेस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि 500 रुपया है, मतलब मूलधन 500 है, ब्याज 5% है, और दर 2 रुपये 2 वर्ष का है। यानी 500 गुना 5 गुना 2 बटे 100 करने पर हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो 500 गुना 5 गुना 2, इस तरह को क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होता है, ये तो देखने पर आंसर पता चल जाता है दोस्तों। डबल जीरो कैंसिल हो गया, 5 पचे 25, दूनी 50, 29 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान प्रश्न दिया हुआ है, आपको इससे भी आसान प्रश्न मिल सकता है, छोटा संख्या देकर, या उससे भारी भी हो सकता है। तो घबराने का कोई बात नहीं है, आप फॉर्मूला जानते हैं, इसे आसानी से आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, 2D आकृति का बात कर रहा है। 2D आकृति मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का जिक्र होता है, उसमें 3 डायमेंशनल नहीं होता, 2 डायमेंशनल का बात कर रहा है। तो अब देख रहे हैं घनाभ। घनाभ में सॉरी घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। ये घनाभ मेरा 2D नहीं हो सकता। अब शंकु में देखिए, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका आयतन। मतलब जिस आकृति का अगर आयतन निकलता हो तो वह 2D आकृति नहीं होता। तो शंकु का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है, लेकिन आयत का आयतन नहीं होता है। इसलिए आयत ही 2D आकृति है, इसमें 2 बीमा का प्रयोग होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है आइलर सूत्र पूछ रहा है। ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आइलर सूत्र F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2। यानी इसी फॉर्मूला को अगर आगे हम डिड्यूस करें तो E उधर जाके, मतलब राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, E प्लस 2 हो जाएगा। तो 31 का 1 नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्ण का गुणनफल। विकर्ण मेरा 24 और 10 है, तो 24 और 10 को गुना कर दीजिए। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 12 बार में 24 कैंसिल हो जाता है, तो 12 गुना 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 पर आइए। एक समलंब का बात किया जा रहा है। इसकी भुजाएं, समांतर भुजाएं दी गई है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल में क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा मेरा 8 और 6 है, यानी 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, गुना ऊंचाई कितना होता है, तो कितना दिया हुआ है, 5। तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो 2 सत्ते 14 कट जाएगा, 7 बचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1।
घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसमें चूंकि 6 फलक होते हैं, 6 फलक वर्गाकार होते हैं। अगर प्रत्येक का हम लोग मान लेते हैं ए स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो 6 स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। तो इसमें एल माना हुआ है भुजा की लंबाई, इसलिए 6L स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है बेलन का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। 2 पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 होता है। आर का वैल्यू इसमें 14 दिया हुआ है और ऊंचाई का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो 2 7 14 कैंसिल हो गया। तो 22 गुना 2 गुना 4 गुना करेंगे तो 88 होगा। 88 गुना 10 880 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक घन की भुजा दी गई है। घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, मतलब 8 सेंटीमीटर का क्यूब कर दीजिए, मतलब 8 गुना 8 गुना 8 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 37 नंबर क्वेश्चन में बेलन की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 है, तो 7 हो गुना 7 होगा, क्योंकि आर स्क्वायर कहा जा रहा है, और गुना एच। एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू 10 है। एच का वैल्यू 10 है, तो हम लोग लिखते हैं 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 10। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 7 154 होता है। 154 को 10 से गुना करेंगे तो 1540, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, घनाभ का आयतन निकालना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दिया गया है। लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 मीटर, सब मीटर में दिया हुआ है। लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो तीनों गुना कर दीजिए, 6 तिया 18 दूनी 36 मीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 39 नंबर क्वेश्चन में घन के कितने किनारे होते हैं? तो घन के कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं घन के। 40 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है 4 का मिलान चिन्ह। आप जानते हैं 4 का मिलान चिन्ह इस तरह होता है 1 2 3 4। अगर 5 कहा होता तो 1 2 3 4 और यहाँ से इस तरह खींच देते इसको मिलाकर, तो ये हमारा 5 होता। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1। 41 नंबर क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में क्या होता है? निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा को जोड़ा जाता है। तो 30 और 40 में निम्न वर्ग सीमा 30 है और 40 क्या है? उच्च वर्ग सीमा। दोनों को जोड़कर अगर हम 2 से भाग दे देते हैं, ये निम्न वर्ग सीमा जोड़ उच्च वर्ग सीमा बटे 2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो वर्ग चिन्ह प्राप्त होता है। तो 40 + 30 70, 70/2, मतलब 70 का आधा करना है तो 35। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन वर्ग अंतराल 20 और 30 की माप क्या होगी? वर्ग अंतराल देखिए, इसमें निम्न प्रेक्षण 20 है और उच्च प्रेक्षण 30 है, तो दोनों का अंतर जो होगा वही मेरा वर्ग अंतराल होता है। तो इसमें वर्ग अंतराल का एक तरह से फॉर्मूला समझ लीजिए इसको, कि उच्च प्रेक्षण मतलब बड़ा प्रेक्षण में छोटा प्रेक्षण को घटा देंगे तो वर्ग अमाप मिल जाएगा। तो इसमें 30 और 20 को माइनस कर देने पर क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। ये 10 ही वर्ग अमाप होगा, वर्ग माप होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में वही क्वेश्चन पूछा है कि आंकड़ों के सबसे छोटे, सबसे बड़े और सबसे छोटे फ्रैक्शन का अंतर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44, वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख, ये वृत्त आलेख, इसी का दूसरा नाम क्या है? पाई चार्ट। पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, दो सिक्कों को एक साथ उछालने से कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे? देखिए, दो सिक्का उछाल रहे हैं, तो पहला में हेड आया, दूसरा में टेल आया, ठीक। अब फिर उछाले तो पहला वाला में टेल आ गया, दूसरा में हेड आ गया, ठीक है। अब इस बार क्या हो, दोनों में हेड आ गया, और इस बार क्या हो, दोनों में टेल आ गया। इससे ज़्यादा परिणाम इसमें प्राप्त नहीं होगा, यानी 1 2 3 4, 4 परिणाम प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की, देखिए पासा में 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 3 सम संख्या है, 2 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है और 6 भी सम संख्या है, 3 सम संख्या है। अब कुल परिणाम कितने हैं इसमें? 6। तो सम संख्या आने की प्रायिकता बोला जाता है, तो कुल परिणाम को नीचे लिखा जाता है, मतलब 6 परिणाम आ सकता है। और सम संख्या कितने आ सकता है? तो सम संख्या 3 को में से कोई भी आ सकता है, इसलिए क्या होगा, वांछित परिणाम 3 आएगा। तो 3/6 होगा, 3/6 मतलब 1/2। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, 1/2। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। एक थैला में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है। थैली में बिना अंदर देखिए आपको गेंद निकालना है, प्रायिकता ज्ञात करना है पीला गेंद का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। तो 5 2 7 4 11, यानी 11 गेंद में से हम लोग को एक गेंद निकालना है। 11 कुल प्रायिकता होगा, इसलिए 11 हर के रूप में लिखा जाता है, और अंश के रूप में लिखाएगा जो अनुकूल परिणाम होंगे। तो यहाँ पर पीली गेंद की बात की जा रही है। तो आपके पास देखिए थैला में पीली गेंद है नहीं, तो पीली गेंद क्या निकलेगा? 0, यानी 0/11। 0/11 का वैल्यू होता है 0। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन इस तरह लिखा रहे कि हरी गेंद का प्रायिकता, तो हम लोग पता चल गया था कि कुल परिणाम कितने हैं? 11। और हरा गेंद कितने हैं? 2। तो इसका आंसर हो जाता है 2/11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग एक निर्देशांक ज्यामिति बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं x, ये x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश। यहाँ पर 1 2 3, ये पॉजिटिव में रहता है, ये भी पॉजिटिव में रहेगा। यहाँ पर -1 -2 इस तरह लिखा रहता है। यहाँ पर -1 -2 इस तरह लिखा रहता है, मतलब पहला चतुर्थांश कहते हैं, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। तो इसमें x अक्ष को पहले बोला जाता है और y अक्ष को बाद में बोला जाता है। तो मूल बिंदु ये ही यहाँ पर ही होगा हमारा, मूल बिंदु हमारा ये वाला होगा। इसमें x भी 0 है और y भी 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, -3 और -4 बोल रहा है किस चतुर्थांश में है। तो पहला चतुर्थांश देखिए, x तो पॉजिटिव है और y भी क्या है? पॉजिटिव। तो इसमें जितना भी निर्देशांक लिखेंगे वो x और y दोनों पॉजिटिव में आएगा। दूसरा वाला देखिए, सेकंड चतुर्थांश में, इसमें x क्या है? निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो जितना भी मान मतलब निर्देशांक लिखेंगे उसमें माइनस और प्लस के रूप में रहेगा, यानी पहला अंक जो होगा माइनस के रूप में रहेगा और दूसरा अंक प्लस के रूप में रहेगा। दूसरा चतुर्थांश का बात कर रहे हैं। और थर्ड चतुर्थांश में देखिए, इसमें x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में देखिए x मतलब -3 दिया हुआ है और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है, यानी ये तृतीय चतुर्थांश का बात कर रहा है। तृतीय चतुर्थांश में यह बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 50 में बिंदु ए बिंदु है, जिसमें उसका निर्देशांक है 2 -5 में कोटि का मान ज्ञात करना है। तो देखिए भुज और कोटि होता है, भुज और कोटि, यानी x और y होता है। यानी x
के मान को ही हम लोग भुज बोलते हैं और y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसमें कोटि का मान ज्ञात करना है। कोटि मतलब कोटि के रूप में क्या है हमारे पास, -5 है। बहुत